Hello 11th class. This is Rahul Soni, PGT Accounts, TABP School, Amet. This session is summary of NCERT book chapter number 1st, Introduction in Accountancy, part 2. In this part, today we discuss the next continuous terms terminology related with the accounts. So today's terminology is first is bills receivable. The term receivable include outstanding amount due from others. Sometimes debtors may accept a bill of exchange which is payable after a given period. Such a bill is known as bill receivable. बच्चों सीधी सी बात है, छोटा सा एग्जाम्पल समझना मेरे से, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मेरी बिजनेस शॉप पर आए और आपने मेरे से एक गोल्ड की रिंग परचेज़ की है और आपका टोटल बिल बना 15,000 का। आपने मुझे 5,000 कैश दे दिया और 10,000 आपने बोला सर आई गिव यू आफ्टर 2 मंथ। सो अब मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, बट मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने आपको क्या बोला कि ठीक है, बट मेरी बिजनेस की पॉलिसी है कि आपको कुछ ना कुछ मुझे सिक्योरिटी देना होगा। तो आपने मुझे चेक दे दिया आफ्टर 2 मंथ का डेट डाल के। ओके बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आप मेरे पास जो सिक्योरिटी जो है ना बच्चों, उसी को हम अपनी कॉमर्शियल लैंग्वेज में, अकाउंट की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं बच्चों। ओके, तो क्या बोल रहा है ये, द टर्म रिसीवेबल इंक्लूड आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स। जो भी आपके अदर्स कौन है, आपके कस्टमर, आपके डेटर्स, वो उनका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है बच्चों, उसके लिए जब वो कभी आपका बिल एक्सेप्ट करते हैं, ओके, आपके चेक, वो चेक साइन करके आपको देते हैं, या फिर आपने बिल ड्रॉ किया, भैया मुझे आप आफ्टर 2 मंथ इस डेट को आप पेमेंट करोगे, आपने साइन कर दिया, यस सर राहुल सर हम आपको पेमेंट करेंगे। ओके, तो उस कंडीशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यस सर आई गिव यू आफ्टर 2 मंथ ऑन पर्टिकुलर डेट दिस अमाउंट। ओके, देन हम उसको क्या बोलेंगे, वो राहुल सर के लिए बिल रिसीवेबल है। ओके क्लास, समझ में आ गया? यस, नेक्स्ट नाउ बिल पेबल। बिल रिसीवेबल का बिल पेबल ऑपोजिट है। क्या होता है देखो, इट मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन द स्पेसिफिक डेट इज नॉन एज बिल पेबल। अब आपने मुझे एक स्पेसिफिक डेट को पेमेंट करने के लिए बोला है, तो आपके लिए वो क्या हो गया बच्चों, बिल पेबल, और मेरे लिए वो क्या हो गया, बिल रिसीवेबल। सीधी सी बात है, जब बिजनेस ओनर को, जब कोई कस्टमर उसको अमाउंट देने का प्रॉमिस करता है, एक पर्टिकुलर डेट पे उसको अमाउंट रिसीव होना होता है, तो उस कंडीशन में मुझसे बोलते हैं बिल रिसीवेबल। व्हेन हमारे से कोई सप्लायर, हमारा कोई क्रेडिटर्स हमारे से पैसा मांगता है और हम उसको एक स्पेसिफिक डेट को पेमेंट करने का प्रॉमिस करते हैं, पेमेंट करने का, तो उसको बोलते हैं बिल पेबल। और बिल रिसीवेबल को बैलेंस शीट में असेट साइड में शो करते हैं, एंड बिल पेबल शो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके बच्चों, क्लियर है दोनों पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आर दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं, उन्हें यहाँ पर क्या बोलना है अपने को, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस बोलना है। मीन्स रेवेन्यू कमाने के लिए जो आपने कॉस्ट को इनकर किया है, वो आपका क्या हो गया, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आर 2 टाइप, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नोट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड शॉर्ट टर्म पीरियड। क्या बोला मैंने, एक्सपेंसेस कॉस्ट, मतलब किसी भी रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जब आप कोई खर्चा करते हो तो उसको अपन यहाँ पर एक्सपेंसेस बोलते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और जनरली शॉर्ट टर्म के जो खर्चे होते हैं उनको हम यहाँ पर एक्सपेंसेस वर्ड से इनको डिनोट करते हैं, उन्हें बोलते हैं। ओके बच्चों, यस। नाउ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल दोस एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द परचेज गुड्स टू गोडाउन ऑफ अ ट्रेडर और ट्रेडिंग प्लेस आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब अपने गोडाउन पर गुड्स को परचेज करने के बाद में गोडाउन तक लाना, ठीक है, ट्रेडर के गोडाउन तक लाना उसको, ठीक है, या उसके बिजनेस प्लेस तक लेके आने का जो भी खर्चा होता है, उन सब खर्चों को अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल
आप एक क्लॉथ बिजनेसमैन हो, आपका क्लॉथ का बिजनेस है, ठीक है बच्चों। तो क्लॉथ के बिजनेस में आपने फॉर एग्जांपल सूरत से गुड्स मंगाया, सूरत से गुड्स आया, अमेठ आने का जो भी उसका चार्जेस लगा, अमेठ आया, आपके गोडाउन तक गया गुड्स, गोडाउन पर आपने उसको वापस से अनलोड कर दिया गुड्स को, तो वहाँ तक का जो भी खर्चा आ रहा है उन सबको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। वो सब उस गुड्स की कॉस्ट में ऐड होता है। ओके, गुड्स की कॉस्ट में आप ऐड करोगे तो हम उसको क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मतलब सीधी सी बात है कि ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली गुड्स की कॉस्ट में ऐड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल है इसके कैरीज इनवर्ड, ब्रोकरेज, वेजेस, इंपोर्ट ड्यूटी। क्लियर बच्चों? यस सर। Next is indirect expenses. Those expenses is not include direct expenses is known as indirect expenses. For example, selling expenses, administration expenses, office expenses, depreciation. सीधी सी बात है, ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस में नहीं होते हैं उन्हें बोलेंगे इनडायरेक्टली डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या फिर उसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, ऐसे एक्सपेंसेस जो हम डायरेक्टली हमारी कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ गए? फॉर एग्जांपल, आपके बिजनेस प्लेस का कोई बिजनेस का आपका रेंट है, बिजनेस में आपने अपने अच्छा सा शोरूम बनाया आपने, और शोरूम पर आपने मस्त अच्छे से उसमें एसी वगैरह लगा रखा है, 4-5 आपके पास सेल्समैन है, ठीक है, और बहुत फैसिलिटेड वर्क कर रखा है अपने कंज्यूमर के लिए आपने। तो अगर आपने उनका ठीक है, वो डायरेक्टली अगर आपने उस कॉस्ट के अंदर उनको इंक्लूड कर दिया तो आपसे कोई भी गुड्स नहीं लेगा। जैसे आपका स्टेशनरी का बहुत वाईफाई शॉप है आपका, और स्टेशनरी का आपने आपका गोल्डेक्स पेन, एक मैं गोल्डेक्स पेन लेने के लिए आपके पास आया, मैंने बोला भैया कितने का है? आपने बोला सर 10 रुपये का है। मैंने बोला मार्केट में तो 5 का मिल रहा, तुम 10 में क्यों दे रहे हो भैया? तो आपने बोला सर देखो ना, इतना वाईफाई शॉप है, पूरा एकदम एसी वगैरह लगा रखा है, एकदम आपको कितनी फैसिलिटी मिल रही है, आराम से खड़े हो, सब बैठने की व्यवस्था सब कुछ है। तो मैं क्या बोलूँगा, कोई नहीं भैया, मैं इसको मार्केट से ले लूँगा। तो जब हम किसी एक्सपेंसेस को डायरेक्टली अपनी कॉस्ट पर ऐड नहीं कर सकते हैं तो उनको बोलते हैं हम यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उनको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो आपके ऑफिस को मेंटेनेंस करने का, शॉप को जो मेंटेनेंस करने का जो एक्सपेंडिचर है, जो ऑफिस का एक्सपेंडिचर्स हैं, जो सेल्समैन्स के एक्सपेंडिचर्स हैं, ऑल एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड इन द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ गए? तो शॉर्ट ऑफ द समरी यही है कि ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली गुड्स की कॉस्ट में ऐड होते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग में शो करते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम शो करते हैं P&L अकाउंट में। अभी आपको इतना ज़्यादा इनका कैटेगराइजेशन समझ में नहीं आएगा, अभी तो आपके लिए ये समझना है कि ये सब खर्चे हैं। लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे ना, तो एंड में जब मैं अकाउंट बनाऊंगा फाइनल अकाउंट, तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उसके लिए अभी से सीख लो मेरे से इनकी टर्म्स को, ठीक है ना बच्चों? यस सर। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आर दोज कॉस्ट which are incurred to purchase increased value of fixed assets. It is related with a long-term period. There are 3 types: revenue expenditure, capital expenditure, deferred revenue expenditure. सुनो बात को कि भाई ऐसे खर्चे हैं, ये ऐसी कॉस्ट है जो हम क्या करते हैं, किसी फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड होती है वो, और लॉन्ग टर्म के लिए होती है। बच्चों आपको कन्फ्यूजन समझ में आया मेरा क्या बोल रहा हूँ मैं? एक्सपेंसेस जो होता है वो होता है शॉर्ट टर्म से रिलेटेड, और एक्सपेंडिचर होता है लॉन्ग टर्म से रिलेटेड। दोनों में वो भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको भी कैटेगराइज किया हुआ है, और उनके भी फिर से सब कैटेगराइज आपको मिलेंगे। क्यों? वाई? बिकॉज हमें आपको स्पेसिफिक नॉलेज देना है अपने सब्जेक्ट का, इसलिए हम आपको एक डेप्थ के अंदर लेके जा रहे हैं, इनका एकदम डिटेल में आपको इनके मीनिंग बता रहे हैं अभी से, ताकि जब आप हम आपको इसके प्रैक्टिकल पोर्शंस में लेके जाएंगे तो वहाँ पर इनको बहुत कन्वीनियंटली आप इनको समझ लोगे, इजीली आपके डायरेक्टली माइंड में जाएंगे सब बातें। बस शब्द हैं ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना चारों तरफ, ये पूरा क्या है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ उसको शब्दों का जाल है। आपने अगर जैसे जैसे सब्जेक्ट के किसी भी वर्ड्स को अगर आपने समझ लिया तो श्योर गारंटी आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा, सिलेबस समझ में आ जाएगा आपको। एक्सपेंडिचर टर्म्स किससे रिलेटेड है? लॉन्ग टर्म पीरियड से रिलेटेड है। ओके, और ये किसके लिए होता है? ये किसके लिए होता है? ये होता है आपके किसी भी एसेट्स को खरीदने से रिलेटेड होता है ये बच्चों। ओके बच्चों, हाँ, तो अब बात करते हैं अपन इसमें डिटेल की बात करते हैं।
Now, revenue expenditure. Those expenses which incurred day-to-day expenses or carry on the business and its benefit are less than 1 year. ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट आपको लेस देन 1 ईयर होने वाला है और जो बिजनेस को ऑपरेशन करने के लिए डे टू डे चलाने के लिए बिजनेस को जो हम खर्चे करते हैं उन्हीं को हम यहाँ क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं। और उनसे जो मिलने वाला बेनिफिट है वो हमारे को 1 साल तक ही रहता है, समझ गए, उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसा होता है देखो आप। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल में वेजेस, सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रेंट पेड एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बिजनेस का रेंट पेड किया, शॉप का, आपने सैलरी पेड की एम्प्लॉय की, तो उनका बेनिफिट आपको भाई 1 अगस्त से आपने 31 अगस्त तक आपने उससे काम लिया और 1 मंथ की सैलरी दे दी। आपने मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक उससे काम लिया और उसका जो भी मजदूरी बना, वेजेस बना, आपने उसको पेड कर दिया। तो बेनिफिट आपका हो गया ना, पूरा 1 मंथ का बेनिफिट मिल गया ना। देन यू पेड द रिम्यूनरेशन अमाउंट टू द एम्प्लॉइज, टू द वर्कर्स, ओके, टू द लेबर्स। ओके बच्चों, तो जब हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जो हम खर्चा करते हैं और जिनका बेनिफिट हमारे को 1 साल तक ही मिलता है, ऐसे खर्चों को हम यहाँ बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? यस सर। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज एक्सपेंडिचर incurred to acquire an assets or improving existing assets which will increase the earning capacity of the business. It will give benefit to the business in more than 1 year. मतलब ऐसे खर्चे जो हमारी assets को खरीदने के लिए किए जाते हैं या हमारी assets को improve करने के लिए किए जाते हैं और वो हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, और वो उनका बेनिफिट हमारे को मोर देन 1 ईयर्स तक मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपने बिजनेस में एक मशीनरी परचेज की, आज मैंने मशीन परचेज की 5 लाख रुपए की, तो ऐसा तो नहीं है मुझे अगले साल वापस से परचेज करनी पड़ेगी, नो ना, मुझे कम से कम उसको 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में उसको कंटिन्यू यूज़ करूँगा अपने बिजनेस में, उससे प्रोडक्शन करूँगा, अपना अर्निंग कमाऊँगा उससे। जी सर, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं फिक्स एसेट के ऊपर एक खर्चा कर रहा हूँ या जो मशीन खरीद रहा हूँ वो मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। एंड अगर मेरे पास ऑलरेडी एक मशीन है लेकिन मैंने उसको इम्प्रूव करने के लिए उसमें नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन लगा दी है या उसमें एक मैंने बड़ी मोटर लगा दी उसके अंदर ताकि मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए, ठीक है, तो उससे भी मेरी मशीनरी इम्प्रूव हो गई, तो ऐसा खर्चा भी क्या होगा यहाँ पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ओके बच्चों, तो हम इसके एग्जाम्पल क्या है, परचेज ऑफ असेट्स, परचेज ऑफ प्लांट, इम्प्रूविंग फिक्स्ड असेट्स, ये सब किस में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के एग्जाम्पल है ये। ओके, यस। नाउ deferred revenue expenditure, it refer to heavy expenditures incurred in current year but benefit of these expenses is derived the following years. Also, the whole of such expenses are charged to current year profit and loss account and the balance charge is shown on the balance sheet side, asset side. Okay बच्चों, for example, preliminary expenses, discount on shares and debentures etc. तो बच्चों जैसे सीधी सी बात बताऊँ, मैं बहुत सिंपल से आपको क्लियर करता हूँ उसको बात को। फॉर एग्जांपल, आपने एक न्यू बिजनेस सेटअप किया पूरा, ठीक है, और आपने बिजनेस का इनोग्रेशन करना है आपको। इनोग्रेशन के लिए आपने अच्छे सेलिब्रिटी को बुलाया, आपने बहुत अच्छे 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर आपने अच्छे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए आपने, और पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर्स वगैरह, मैगजीन्स के अंदर काफ़ी एडवर्टीजमेंट किया अपना। तो ओवरऑल जो एक एक्सपेंडिचर हुआ आपका 30 लाख का एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। तो 30 लाख का जो एक्सपेंडिचर हुआ है आपका ये, अब मुझे बताओ जो 30 लाख का आपने खर्चा किया अपने बिजनेस को पूरा एक इनोग्रेशन करने के लिए, तो 30 लाख का खर्चा आपका ये, आपको उसका बेनिफिट आपको 1 साल में मिल जाएगा क्या? नो सर, नहीं मिलेगा। तो लोग आपको धीरे धीरे लोग जानेंगे, होर्डिंग्स देखेंगे, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, मिनिमम आपको उसका बेनिफिट 5 ईयर्स बाद आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, 5 साल लगेंगे उसका आपके एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट मिलने में। तो बच्चों 30 लाख डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6 लाख। 6 लाख इज यूर करंट ईयर एक्सपेंडिचर एंड रिमेनिंग 24 लाख वी शो इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। समझ गए मेरी बात को? समझ गए मेरी बात को आप बच्चों?
तो बच्चों आपको समझ में आई ना मेरी बात कि भाई 30 लाख का मैंने एक्सपेंडिचर आज किया अपने बिजनेस को, एडवर्टाइजमेंट किया, अच्छा हैवी एडवर्टाइजमेंट किया, एकदम ह्यूज लेवल पर अपना लार्ज लेवल पर अपना एडवर्टाइजमेंट किया है, तो उसका बेनिफिट क्या मुझे आज मिलेगा क्या बच्चों? नो सर, एकदम तो मिल सकता नहीं बेनिफिट। मैं आपने होर्डिंग्स लगाया उदयपुर रोड पे और 6 महीने तक मैं उदयपुर रोड पे गया ही नहीं। फिर मुझे उदयपुर रोड पे जाने का काम पड़ा तो फिर मैंने देखा अरे यार वाह यार, ये तो स्टूडेंट के बहुत अच्छा बिजनेस इसने सेटअप किया यार, ये बहुत बढ़िया इसका बिजनेस है। तो फिर बाद में अच्छा अब चलो इसके बिजनेस पे चलते हैं। या फिर आपका और कोई फ्रेंड है वो 2 साल तक उस रोड पे आया ही नहीं और कभी उस रोड पे आया। तो मेरे कहने का मतलब है आपके जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो जनरल पब्लिक तक जानने में उनको टाइम लगता है, और माउथ टू माउथ अगर एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो भी टाइम लगता है बच्चों। जनरली आपने सुना होगा ना कि यार इस बिजनेस शुरू करोगे तो कम से कम आपको 1-2 साल तो अपने बिजनेस में पैसा लगाना ही पड़ेगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको लॉस भी बियर करना पड़े। तो ऐसा क्यों बोलते हैं अपने को वो लोग? क्योंकि लोगों को आपके व्यवहार को, आपके बिजनेस को, आपके ट्रांजैक्शंस को, आपके गुड्स की क्वालिटीज़ को समझने में, परखने में टाइम लगता है बच्चों। ठीक है, कि कैसा प्राइस लेते हो, आपकी प्राइस कैसी है, क्वालिटी कैसी है, कैसा बिहेवियर है आपका कस्टमर्स के साथ में, आपका बिजनेस मार्केट में कितनी अच्छी लोगों से व्यवहार है आपका। तो वो सब बातें ध्यान में होती है और धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे को बोल करके, एडवर्टाइजमेंट देख करके फिर वो आपके बिजनेस को जमाते हैं। समझ गए? तो सिमिलरली अब हमने अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये तो मेरी बात हो गई थ्योरेटिकल। अब मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सीधा बोल दिया भाई 30 लाख का एक्सपेंसेस है, आफ्टर अप्रॉक्स अपने को 5 ईयर्स तक इसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा करो 30 लाख डिवाइड बाई 5 कर दो, मीन्स कितना हुआ 6 लाख। वी एज्यूम आवर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 6 लाख पर ईयर। हर साल हम ऐसा मानेंगे कि 6 लाख का खर्चा हो रहा है हमारा, एंड रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस विच शो इन द बैलेंस शीट। भाई पहले साल अपने 6 लाख का P&L अकाउंट में एंट्री कर दी, भाई मेरा करंट ईयर का लॉस ये रहा 6 लाख का, और 24 लाख को मैंने बैलेंस शीट 24 लाख आई सो इन बैलेंस शीट साइड, एंड नेक्स्ट ईयर अगेन आई सो 6 लाख रुपीज इन द P&L अकाउंट एज अ लॉस, एंड रिमेनिंग 18 लाख सो इन द बैलेंस शीट साइड। तो इस तरीके से आप हर साल अपने बिजनेस के अंदर 6 लाख को रिटर्न ऑफ करके रिमेनिंग अमाउंट को बैलेंस शीट में शो करते हुए 6 लाख आफ्टर 6 ईयर के बाद में आपका प्रॉफिट भी नील हो जाएगा। ये तो मैंने छोटा अमाउंट बताया। अब जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनी होती है जिनके टीवी में ऐड आते हैं आप देखते हो, उनके तो बच्चों बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, करोड्स के अंदर उनके एक्सपेंडिचर चार्जेस होते हैं। तो अगर वो एक ही बार में सब एक्सपेंडिचर को अपना लॉस मान के चलेंगे तो उनका बिजनेस पूरा लॉस में हो जाएगा बच्चों। तो वो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको खर्चों को कुछ अप्रॉक्स करके फिर उसको रिटर्न ऑफ करते हैं, कम करते हैं अपने बिजनेस में से। धीरे धीरे आप जैसे जैसे इसको पढ़ोगे आगे वैसे वैसे आपको ये टॉपिक और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? यस। नाउ रिसिप्ट। रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और असेट्स। किसी भी असेट्स को या गुड्स सर्विस को बेचने से जो आपके पास पैसा आता है उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट 2 टाइप की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? द रिकरिंग रिसिप्ट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब ऐसे रिसिप्ट, रिकरिंग का मतलब क्या होता है? जो बार बार रिपीटेडली हो रही है। ऐसे बिजनेस की इनकम जो हमारे को बार बार होती है, रिपीटेडली इनकम होती है। जैसे कस्टमर आया बेचा इनकम आई, पैसा कस्टमर आया बेचा इनकम हुई। ठीक है, हमने अपनी शॉप रेंट पर दे रखी, उससे हमारे को रेंट रिसीव हो रहा है एवरी मंथ। सो हमने कोई बिजनेस ऐसा कर रखा है जहाँ पर हमारे को रेगुलर बेसिस पर कमीशन मिलता है, रेगुलर बेसिस पर हमारे को अपने बैंक से इंटरेस्ट रिसीव होता है। सो स्टूडेंट, ऐसी इनकम जो रिकरिंग नेचर की है, जो एक हमारे को बार बार रिपीटेडली मिलती है, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट। एग्जाम्पल है इसके कैश सेल, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, फीस रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। ओके बच्चों? यस सर। नाउ कैपिटल रिसिप्ट। द नॉन रिकरिंग रिसिप्ट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। ऐसी रिसिप्ट जिसका नेचर क्या होता है, जो हमारे को एक बार ही मिलती है, बार बार रिपीटेडली नहीं मिलती, हमारे को हर बार 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 नहीं मिलती, वो हमारे को एक बार ही मिलती है, बाद में कभी नहीं मिलेगी। जीवन में एक बार मिलेगी, बाद में कभी नहीं मिलेगी वो हमारे कोई रिसिप्ट, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। अब आप सोचोगे यार सर, यार ऐसी कौन सी इनकम है जो हमारे को एक बार ही मिलती है, बाद में कभी नहीं मिलती हमारे बिजनेस के अंदर? देखो ना आप,
capital receipt do not have any effect on profit and loss account of the business. Okay, so the example of capital receipt is sale of assets. आपके पास आपके बिजनेस में एक बाइक है, आपने उस बाइक को बेच दिया, तो मुझे बताओ उसका पैसा जो आपने 20,000 में बाइक बेची, आप उसको क्या बार बार बेच सकते हो क्या? नो सर, एक बार ही मिलेगा ना वो? यस सर. कंट्रीब्यूशन एज द न्यू कैपिटल, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लोन रिसीव्ड, कैपिटल रिसिप्ट शो इन द बैलेंस शीट. हमेशा इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं, और ऐसी इनकम जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट. आई होप आपको मेरी बात समझ में अच्छे से आ रही होगी. नेक्स्ट इज इनकम. इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग, 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल रीजन आ गया बच्चों. इनकम इज द प्रॉफिट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. इन अदर वर्ड्स, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज टर्म एज अ इनकम. फॉर एग्जाम्पल, सीधी सी बात है, जब आपके रेवेन्यू आपकी इनकम्स आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा होते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पर इनकम. समझ गए बच्चों? रेवेन्यू और इनकम एक ही बात है, ठीक है. प्रॉफिट अलग होता है. रेवेन्यू बोलो या इनकम बोलो, सिमिलर वर्ड, बट प्रॉफिट उससे थोड़ा सा अलग है. समझ गए ना? और गेन उससे थोड़ा और अलग है. सुन लो क्या होता है, ये क्लियर कर देगा एग्जाम्पल. यस सर. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स कॉस्टिंग 15,000, आपने 15,000 की गुड्स को बेची, सोल्ड फॉर 21,000. कॉस्ट है उसकी 15,000 एंड यू सोल्ड 21,000. यस सर. सो 15,000 इज यूर एक्सपेंसेस. यस सर, डेफिनेटली आवर एक्सपेंसेस. वेरी गुड. एंड 21,000 इज यूर रेवेन्यू. वो जो 21 मिला ना वो तुम्हारी रेवेन्यू है. एंड द डिफरेंस दैट 6,000 इज यूर प्रॉफिट. ये इनकम न करना, इसको प्रॉफिट करना बच्चों. आप, मैंने बोला ना इनकम, ये जो 21,000 है ना ये तुम्हारी इनकम और रेवेन्यू है. क्लियर है बच्चों? और प्रॉफिट क्या है इसका? 6,000 इसका प्रॉफिट है. ये थोड़ा सा इसको ये है ना यहाँ पर, इसको थोड़ा चेंज कर लेना आप, इसको थोड़ा चेंज कर देना. 6,000 इज प्रॉफिट, ठीक है, नॉट इनकम. यूर इनकम इज 21,000, यूर रेवेन्यू इज 21,000. मैंने बोला ना रेवेन्यू और इनकम एक ही बात है. तो यूर इनकम एंड रेवेन्यू इज 21,000 एंड 6,000 इज यूर प्रॉफिट. तो आई थिंक आपको प्रॉफिट भी समझ में आ गया होगा. प्रॉफिट की डेफिनेशंस क्या होती है कि प्रॉफिट मीन्स इफ इनकम इज मोर देन द एक्सपेंडिचर इज नॉन एज प्रॉफिट. क्लियर बच्चों? इफ एक्सपेंसेस इज मोर देन द इनकम इज नॉन एज लॉस. तो प्रॉफिट और लॉस का डेफिनेशन समझ में आ गया. यस सर. इनकम और रेवेन्यू एक ही बात है. यहां पर मैंने बोल दिया क्लियर. 21,000 इज यूर इनकम, यूर रेवेन्यू. क्लियर है बच्चों? यस सर. तो आपके लिए ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक टर्म्स फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड लिए हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 1 के. ठीक है बच्चों, ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपको, ये अगर आपने समझ लेना इस वीडियो के थ्रू तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी आगे पढ़ने में. इसके अलावा भी कुछ बेसिक टर्म्स है लाइक स्टॉक. स्टॉक मीन्स होता है जो अनसोल्ड गुड्स हमारे बिजनेस में होती है वो उसको बोलते हैं स्टॉक. अब ये जो स्टॉक है, जब एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग डेट 31 मार्च या 31 दिसंबर के दिन जब हमारे पास जो अनसोल्ड गुड्स होती है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक. और ईयर के नेक्स्ट डे मतलब 1 जनवरी या 1 अप्रैल के दिन हम उसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक. तो स्टॉक भी 2 टाइप के हो गए. ईयर के एंड में जो हमारे पास बिना बिका स्टॉक पड़ा है, अनसोल्ड गुड्स पड़ी है, उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक. एंड नेक्स्ट डे ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक कन्वर्टेड इनटू द ओपनिंग स्टॉक. क्लियर है बच्चों? एंड उसके अलावा मैंने आपको नोट्स के अंदर जनरल कुछ टर्म्स बताइए लाइक प्रोपराइटर क्या होते हैं, ठीक है, हमारे बिजनेस में. एंड गेन का मतलब क्या होता है? जो आपको अनसर्टेनली प्रॉफिट हो जाए. फॉर एग्जांपल आपके कोई दादाजी की कोई आपके पास लैंड पड़ी है, उस लैंड को आपने सोल्ड कर दिया, वो लैंड आपको 2 करोड़ के अंदर आपको सोल्ड हो गई, तो एक तरीके से वो आपके लिए क्या हो गई? गेन हो गया वो आपके लिए. ठीक है बच्चों, लाइक वाउचर्स, बुक ऑफ अकाउंट्स, एंट्री, डेबिट, क्रेडिट, प्रोपराइटर्स, डेप्रिशिएशंस, बेड डेट, इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट, बुक वैल्यूज, बैलेंस शीट. ओके बच्चों, तो
तो अप्रोक्सली मैंने आपको से 39 बेसिक टर्म्स बताई है। उनमें से मैंने कुछ टर्म्स जो आपके मुझे लगा है ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनका मुझे वीडियो बना के बच्चों को एक बार देना चाहिए ताकि उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आए। बाकी टर्म्स आप रीड करके भी अच्छे से समझ लोगे, उसको क्लियर हो जाएगी। फिर भी कुछ हो तो मुझे बताना आप। ओके बच्चों, तो ये बेसिक टर्म्स वाला टॉपिक हम आज कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट जो हमारे इसके प्रिंसिपल जो हैं फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, उन पर हम डिस्कशन करेंगे और उन्हें कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास, सो स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।